जरा सोचो, एक दीवार जो 300 मील लंबी, 700 फीट ऊंची, इतनी बड़ी कि इसके ऊपर खड़े होकर देखो तो नीचे की जमीन नजर नहीं आती, और ये दीवार बनी है सिर्फ बर्फ से। लेकिन ये बर्फ पिघलती नहीं, ना ही टूटती है, और हजारों सालों से ऐसे ही खड़ी है, जैसे वक्त का भी इस पर कोई असर नहीं पड़ता। क्या ये सिर्फ एक किला है जो वाइल्डलिंग्स को रोकता है, या इसके अंदर कोई रहस्य छुपा है जिसके बारे में वेस्टरोस के राजाओं को भी पता नहीं? दोस्तों, आज हम बात करेंगे गेम ऑफ थ्रोन्स की सबसे रहस्यमय चीज की, जो है द वॉल। लेकिन सिर्फ टीवी शो नहीं, इसमें हम जॉर्ज आर मार्टिन की ओरिजिनल बुक्स अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के आधार पर बात करेंगे, क्योंकि बुक्स में द वॉल की जो कहानी है वो टीवी शो में कभी भी ठीक से नहीं दिखाई गई। तो चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, और चलो शुरू करते हैं। तो पहले बेसिक समझते हैं, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि द वॉल एक्चुअली कितनी बड़ी है और कितनी अननेचुरल, तब तक हमें इसकी मिस्ट्री उतना पता नहीं चलेगी। अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की दुनिया में द वॉल वेस्टरोस के सबसे नॉर्दर्न कॉर्नर पर खड़ी है। ये ईस्ट में शिवरिंग सी से शुरू होकर वेस्ट में गॉर्ज तक फैली है, पूरे 300 मील तक, और इसकी हाइट है लगभग 700 फीट जितनी, यानी लगभग 70 मंजिला इमारत जितनी ऊंची। अ गेम ऑफ थ्रोन्स की बुक्स में जब जॉन स्नो पहली बार द वॉल को दिखता है तो मार्टिन लिखते हैं कि वो इसे देखकर दंग रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि कोई इंसान इतनी बड़ी स्ट्रक्चर कैसे बना सकता है। वो लिखते हैं ये किसी पहाड़ जैसा लगता है, लेकिन पहाड़ भी इतने सीधे नहीं होते। अब यहाँ फिजिक्स का एक बड़ा सवाल है कि रियल आइस यानी असली बर्फ इतनी ऊंचाई को सपोर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि ये स्ट्रक्चरली इम्पॉसिबल है। आइस बहुत हैवी होती है, अगर वो इतनी हाइट पे हो तो वो खुद के वेट से कोलैप्स हो जाएगी। फिर ये खड़ी कैसे है, और वो भी 10,000 साल से। इवन गर्मियों में भी ये सवाल ही द वॉल की मिस्ट्री का फाउंडेशन है। वॉल के साथ टोटल 19 कासल्स बनाए गए थे, लेकिन नाइट्स वॉच इतनी कमजोर हो चुकी है कि इसमें सिर्फ 3 ही एक्टिव हैं, जो है कासल ब्लैक, ईस्ट वॉच बाय द सी और शैडो टावर। बाकी सब अबेंडेंड है वीरान, और इन अबेंडेंड कासल्स में से एक नाइट फोर्ट भी है। ये किला इस पूरी कहानी में सबसे इम्पोर्टेंट है, जहाँ इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगर आप ये जानना चाहते हो कि द वॉल किसने बनाई, तो बुक्स के अकॉर्डिंग ब्रान द बिल्डर ने वॉल को बनाया था। ब्रान द बिल्डर यानी ब्रेंडन स्टार्क, जो लगभग 8000 साल पहले जिया था, और यही वो लेजेंडरी फिगर है जिसने विंटरफेल की भी फाउंडेशन रखी थी। लेकिन सोचो, अकेले इंसानों की ताकत से इतनी बड़ी दीवार बनाना इम्पॉसिबल है। तो बुक्स में कुछ सटल हिंट्स हैं। पहला, जायंट्स। हाँ, अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की दुनिया में जायंट्स एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ मेंस रेडर की आर्मी में भी जायंट्स थे, और कहानी कहती है कि ब्रान द बिल्डर ने जायंट्स की मदद ली द वॉल बनाने के लिए। उनकी फिजिकल बिल्ड से वो बर्फ के ऐसे ब्लॉक्स उठा सकते थे जो ह्यूमंस की बस की बात नहीं थी। दूसरा, चिल्ड्रंस ऑफ द फॉरेस्ट। ये वेस्टरोस के ओरिजिनल हैबिटेट्स थे, छोटे, एंशिएंट और बेहद पावरफुल मैजिक के मास्टर। उन्होंने ही ड्रैगन ग्लास वेपन्स बनाए थे, और कुछ थ्योरीज कहती हैं कि उन्होंने द वॉल में अपना मैजिक कास्ट किया ताकि ये सिर्फ एक फिजिकल स्ट्रक्चर ना रहे, बल्कि एक मैजिकल बैरियर बन जाए। और तीसरा सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, द वॉल ठीक उसी समय बनाई गई थी जब द लॉन्ग नाइट खत्म हुई। द लॉन्ग नाइट वो दौर था जब अदर्स यानी द व्हाइट वॉकर्स ने पूरी दुनिया को अंधेरे और बर्फ में ढक लिया था, और जब उन्हें वापस धकेला गया तब द वॉल बनाई गई ताकि वो दोबारा ना आ सके। यानी द वॉल एक फोर्ट्रेस नहीं, बल्कि एक मैजिकल सील है। अब आगे जो मैं बात बताने वाला हूँ उसके लिए बुक्स पढ़ना जरूरी है, क्योंकि टीवी शो ने इसे कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया था। किताबों में क्लियरली मेंशन है कि द वॉल में एंशिएंट स्पेल्स और वार्ड्स यूज हुए थे। ये मैजिक उसी तरह काम करता है जैसे विंटरफेल की वॉल्स में स्पेल्स थे, लेकिन कहीं गुना ज्यादा पावरफुल। इन स्पेल्स का मेन पर्पस था कि अदर्स को और उनके अनडेड लोगों को रोकना। अनडेड द वॉल के साउथ में नहीं आ सकते थे जब तक कि कोई उन्हें एक्टिवली इनवाइट ना करे। और इसका सबसे बड़ा सबूत है द कोल्ड हैंड्स। ये बुक्स का एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है जो टीवी शो में बेरली दिखाया गया। कोल्ड हैंड्स अनडेड है, जो नाइट्स वॉच का एक पुराना मेंबर था, लेकिन वो अनडेड जैसा ज़ोंबी नहीं था, बल्कि वो ब्रान की मदद करता है वॉल के दूसरी ओर जाने में। और उससे भी ज्यादा जरूरी बात, कोल्ड हैंड्स खुद वॉल को पार नहीं कर सकता। वो वॉल के नॉर्थ साइड पे रहता है। वॉल का मैजिक उसे साउथ में नहीं आने देता, क्योंकि वो टेक्निकली अनडेड है, यानी वॉल एक मैजिकल बैरियर है जो डेड को रोकता है। अब एक और चीज, जब मेलिसांड्रे और स्टैनिस की आर्मी कासल ब्लैक आती है तो मेलिसांड्रे कहती है कि उसे वॉल के पास आकर अजीब सी फीलिंग होती है, जैसे कि बहुत बड़ी और बहुत पुरानी पावर यहाँ काम कर रही हो, जो उसके रलोर के फायर मैजिक से बिल्कुल अलग है। यानी कि द वॉल का मैजिक किसी एक रिलीजन या किसी एक गॉड से नहीं जुड़ा, ये कुछ और ही है, कुछ पुराना, कुछ जिसे शायद आज कोई पूरी तरह से नहीं समझता। और इसी मैजिक से जुड़ा है एक और रहस्य, वो रहस्य है द ब्लैक गेट का। नाइट फोर्ट, ये नाइट्स वॉच का सबसे पुराना कासल था और सबसे अबेंडेंड भी। किताबों में इसके बारे में इतनी डार्क कहानियां हैं कि बूढ़ी दादियां इसकी कहानियां सुनाकर स्टार्क्स के बच्चों को डराती थी। कहा जाता है कि यहाँ नाइट्स किंग रहता था, यहाँ कैनिबलिज्म होता था, बच्चों की बलियां दी जाती थी, और ये जगह कर्स्ड है। लेकिन इसी नाइट फोर्ट के नीचे, एकदम नीचे, एक अंधेरी सुरंग में है द ब्लैक गेट। अ स्टॉर्म ऑफ स्वॉर्ड्स में जब सैम ब्रैन और उसके साथियों को वॉल के नॉर्थ साइड से साउथ की तरफ जाना था, तो वो इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। और ये गेट कोई ऑर्डिनरी गेट नहीं है, बल्कि ये वियरवुड से बना है। इसका एक फेस है जो पेल, डेड, एंशिएंट, और वो फेस जिंदा है। उसकी आंखें खुलती हैं और सैम को इस गेट के सामने
नाइट्स वॉच की ओथ बोलनी पड़ती है, जो है नाइट गैदर्स एंड नाउ माई वॉच बिगिंस। और ओथ खत्म होते ही गेट खुल जाता है। ये गेट सिर्फ नाइट्स वॉच के सोन मेंबर्स के लिए ही खुलता है। इसका मतलब ये है कि नाइट्स वॉच की ओथ एक मैजिकल कॉन्ट्रैक्ट है। जब कोई नाइट्स वॉच ज्वाइन करता है तो वो सिर्फ एक आर्मी में नहीं जाता, तो वो एक एंशिएंट मैजिकल एग्रीमेंट का हिस्सा बनता है। उसकी ओथ वॉल के मैजिक को पावर देती है और इसीलिए जब नाइट्स वॉच के नंबर्स कम हो जाते हैं, यानी जब कम लोग ओथ लेते हैं, तब द वॉल का मैजिक कमजोर हो जाता है। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये बुक्स के कॉन्टेक्स्ट में बहुत अच्छी तरह सेंस बनाता है, क्योंकि जब जॉन स्नो को उसके ही ब्रदर्स ने मारा तब मे भी वॉल के मैजिक में क्रैक आया था और बहुत से रीडर्स यही मानते हैं। अब आता है वो हिस्सा जिसके लिए मैंने ये पूरा वीडियो बनाया। मैंस रेडर किंग बियॉन्ड द वॉल एक ऐसा इंसान जो नाइट्स वॉच का डिजर्टर था, लेकिन जिसने हजारों वाइल्डलिंग्स को एकजुट किया। उसका मकसद सिर्फ वॉल के साउथ में जाना नहीं था, बल्कि वो ऐसा इसलिए करना चाहता था क्योंकि व्हाइट वॉकर्स उसकी जान के पीछे थे। उन्हें रोकने का एक ही तरीका था कि सबको वॉल के साउथ में ले जाना, लेकिन इसके लिए उसे हॉर्न ऑफ विंटर चाहिए था। हॉर्न ऑफ विंटर यानी जोरामन्स हॉर्न के बारे में बुक्स कहती हैं कि जोरामन नाम का एक एंशिएंट किंग बियॉन्ड द वॉल ने एक बार ये हॉर्न बजाया था और द वॉल कांप गई थी। हाँ, सही सुना आपने। 700 फीट ऊंची, मैजिकल और हजारों साल पुरानी द वॉल एक हॉर्न की आवाज से कांप गई थी। मैंस का मानना था कि वो इस हॉर्न को ढूंढेगा और बजाएगा, जिससे कि द वॉल टूट जाए और वाइल्डलिंग्स को साउथ में आने का रास्ता मिल जाए, जिससे वो अदर्स यानी अनडेड से बच सके। और डांस विद ड्रैगन्स में मेलिसांड्रे और स्टैनिस मैंस के कैंप पे एक बड़ा एंशिएंट हॉर्न पाते हैं, जहाँ मैंस क्लेम करता है कि यही वो हॉर्न है। जिसके बाद मेलिसांड्रे उसे जला देती है एक रिचुअल में, जिससे हॉर्न जलता है और टूट जाता है। लेकिन क्या वो सच में हॉर्न ऑफ विंटर था? क्योंकि किताबों में एक बहुत सी सटल हिंट है। और स्टॉर्म ऑफ सोर्ड्स में सैम्बल टारली, हाँ वही मोटा डरपोक सैम, द फिस्ट ऑफ द फर्स्ट मैन के पास एक हॉर्न ढूंढता है। वो हॉर्न काला था और उस पर कोई भी मार्किंग्स नहीं थे। सैम सोचता है कि यूजलेस है और उसे अपने साथ रख लेता है। वो हॉर्न अभी भी सैम के पास है और कुछ रीडर्स का मानना है कि वो अनमार्क्ड हॉर्न ही असली हॉर्न ऑफ विंटर है। और मैंस रेडर ने मेलिसांड्रे को एक डिकोय दिया था, जहाँ असली हॉर्न सैम के पास ही है और सैम को खुद नहीं पता। और अगर ये सच है तो सैम्बल टारली, जो शायद पूरी सीरीज का सबसे अनलाइकली हीरो है, क्योंकि उसके पास वो वेपन है जो द वॉल को तोड़ सकता है। अब बात करते हैं उन थ्योरीज की जो अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के हार्डकोर रीडर्स के बीच सबसे ज्यादा डिस्कस होती है। जिसमें सबसे पहली थ्योरी है कि द वॉल एक प्रिजन है। ये सबसे डार्क थ्योरी है। कुछ रीडर्स मानते हैं कि द वॉल सिर्फ अदर्स को रोकने के लिए नहीं बनी, बल्कि किसी बहुत बड़ी और बहुत एंशिएंट ईविल को कैद करने के लिए बनी है। और वो ईविल शायद नाइट्स किंग की स्पिरिट है, जिसमें अभी भी वो दीवार के अंदर है और जमी हुई है। अगर द वॉल टूटी तो वो ईविल भी फ्री हो जाएगा। दूसरी थ्योरी, ब्रान, जो कि ब्रान द बिल्डर का डिसेंडेंट है, उसका द वॉल से एक डीप मिस्टिकल कनेक्शन है। जहाँ कुछ थ्योरीज कहती हैं कि विंड्स ऑफ विंटर में ब्रान को द वॉल को बचाने के लिए एक बड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। शायद वो खुद को वॉल का हिस्सा बना ले, जैसे ट्रीज में फेसेस होते हैं वैसे ही दीवार में ब्रान कुछ इस तरह का। और तीसरी थ्योरी कि नाइट किंग रियल है और वो वॉल के नॉर्थ में है। बुक्स में नाइट किंग का एक मिस्टिकल फिगर है, लेकिन कुछ फैंस का मानना है कि वो टीवी शो के नाइट किंग से बिल्कुल अलग है। वो एक ह्यूमन था जो अदर्स की पावर से करप्ट हो चुका था और उसका वॉल के मैजिक से एक डायरेक्ट कनेक्शन है। जॉर्ज आर मार्टिन ने कई इंटरव्यूज में कहा है कि विंड्स ऑफ विंटर में द वॉल का सीक्रेट रिवील होगा। उन्होंने ये भी कहा था कि बुक्स की एंडिंग टीवी शो से बहुत अलग होगी और द वॉल उस डिफरेंस का एक बड़ा हिस्सा है। तो जब भी विंड्स ऑफ विंटर आए, और हाँ हम सब वेट कर रहे हैं कि द वॉल की कहानी शायद पूरी सीरीज की सबसे शॉकिंग रिवील होगी, तो दद्दू प्लीज जल्दी बुक को कंप्लीट कर लो। तो दोस्तों, द वॉल सिर्फ बर्फ की एक दीवार नहीं है, ये वेस्टरोस के सबसे पुराने मैजिक का हिस्सा है। ये नाइट्स वॉच की ओथ से जिंदा है और इसे हॉर्न ऑफ विंटर तोड़ सकता है। इसके अंदर एक ऐसा रहस्य हो सकता है जिसे हजारों सालों से कोई नहीं जानता। और जब विंड्स ऑफ विंटर आएगी तब शायद हमें पता चलेगा कि ब्रान द बिल्डर ने ये सब क्यों बनाया था। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, और तुम्हें क्या लगता है कि क्या सैम के पास ही हॉर्न ऑफ विंटर है? नाउ सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला वीडियो होगा द अदर्स का सच। इसमें मैं बुक्स में व्हाइट वॉकर्स असल में कैसे थे वो सब बताऊंगा। अब जैसा भी टीवी शो ने व्हाइट वॉकर्स को दिखाया है वो बुक्स से काफी अलग है। तो ये था आपका गेम ऑफ थ्रोन्स का डीप डाइव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।